शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम रिफा जहां फ्रॉम लर्निंग विद रिफा जहां यूट्यूब चैनल। सो एज यू ऑल नो दैट वी आर डिस्कसिंग द लास्ट चैप्टर ऑफ FSC part 1 biology, and that is transportation. So today the topic of our discussion is also the last topic of this chapter, and that is types of immunity. मैं खुश इसलिए हूँ कि मुझे बहुत खुशी है कि बुक ख़त्म होगी। बच्चों को तो खुशी होगी, मुझे बहुत खुशी है कि अल्हम्दुलिल्लाह ये बुक ख़त्म होगी और मैंने पूरी की पूरी बुक, एक एक चैप्टर, एक एक टॉपिक, एक एक पॉइंट अल्हम्दुलिल्लाह बहुत डिटेल से आपके साथ शेयर किया, आसान कर दिया आपके लिए। अगर मैं आपको आज की बात बताऊं तो आज हमारा वो इस चैप्टर रिलेटेड लास्ट टॉपिक है। हाँ, लेकिन वो इस चैप्टर रिलेटेड लास्ट टॉपिक है, लास्ट लेक्चर वीडियो नहीं है मेरी, क्योंकि आपको पता है कि इस चैप्टर रिलेटेड अभी मैंने आपके साथ MCQs शेयर करने हैं। आप इस टॉपिक के बाद इंशाल्लाह वो लाजमी लेक्चर वीडियो इसकी लीजिएगा MCQs रिलेटेड। इसमें मैं क्या करूँगी कि चैप्टर नंबर 14 के जितने भी इंपॉर्टेंट MCQs होंगे वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी, क्योंकि बच्चे परेशान होंगे कि भाई इतना लेंथी चैप्टर है, इस पूरे के पूरे चैप्टर में कोई भी लाइन से उठा के वो MCQs पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आप एक एक लाइन को उस नज़र से देखें, तो उस हिसाब से मैंने क्या किया कि आपकी आसानी के लिए ना सिर्फ मैंने वो एक एक इम्पॉर्टेंट लाइन को समझते हुए MCQs बनाए, बल्कि जितने भी पास बोर्ड पेपर्स थे मैंने उनको स्टडी किया, और जितने इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स या फिर जितने इम्पॉर्टेंट जो MCQs थे जो बार बार पेपर में इस चैप्टर रिलेटेड पूछे गए, वो मैंने आपके साथ सारी की सारी लिस्ट बना के इंशाल्लाह कल शेयर करनी है। वो आपने लाजमी इसके बाद लेक्चर वीडियो लेनी है। चलें जी, आते हैं अपने इस टॉपिक की तरफ। ये है कि हमारा ये लास्ट टॉपिक है जिसमें हमने टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी डिस्कस करने हैं। इम्यूनिटी को हम डिटेल से पढ़ चुके हैं, जिन्होंने नहीं लिया लेक्चर वो लाजमी इससे पहले वाला लेक्चर लें। आज हमें डिस्कस करना है टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी, जो कि है एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी। अब इनमें क्या डिफरेंस है वही तो हमने आज डिस्कस करना है। अभी बता दूंगी तो आपको पॉइंट्स नहीं समझ आने। तो ये है वो बेसिकली स्लाइड्स जहाँ से हमारा ये टॉपिक स्टार्ट होता है, जिसमें आज हमने देखना है कि किस किस किस्म की इम्यूनिटी होती है, टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी। ठीक है, जिसमें वैक्सीनेशन आ जाती है, आपने पढ़ा होगा, आपको पता होगा। ठीक है, उसमें हम देखेंगे एक्टिव इम्यूनिटी, फिर हम देखेंगे एक्टिव इम्यूनिटी की भी आगे टाइप्स होती हैं, आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी, ठीक है, इसी तरह नेचुरली एक्टिव इम्यूनिटी, ठीक है, पैसिव इम्यूनिटी, ठीक है, पैसिव इम्यूनिटी के बाद यूज ऑफ पैसिव इम्यूनिटी। सो बेसिकली ये वो पॉइंट्स हैं जो हमने आज टॉपिक रिलेटेड समझने हैं। ऐसा है कि हम स्टार्ट करते हैं अपने पहले पॉइंट से, दैट इज वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन बेसिकली आप कह सकते हैं एक ऐसा प्रोसीजर होता है जिसको करने के बाद जितने भी फॉरेन पैथोजेंस होते हैं या एंटीजेंस होते हैं जो कि स्पेसिफिक होते हैं किसी स्पेसिफिक डिजीज के लिए, तो हम उस स्पेसिफिक एंटीजन जो कि स्पेसिफिक डिजीज के लिए स्पेशल माना जाता है उसको हम किल कर देते हैं। और वो जो किल करते हैं वो किसकी हेल्प से करते हैं? वैक्सीनेशन की हेल्प से करते हैं, क्योंकि हम अपनी बॉडी को उस बीमारी से बचाने के लिए तैयार कर लेते हैं। ठीक है, सो व्हेन वी गेट वैक्सीनेशन अगेंस्ट अ स्पेसिफिक डिजीज, ठीक है, या फिर एंटीजन के स्पेसिफिक, हम क्या करते हैं? वी बिकम इम्यून, हम इम्यून हो जाते हैं, फिर हमें वो डिजीज कुछ नहीं कहती या फिर हमें वो डिजीज आती ही नहीं है टू दैट इन्फेक्शन डिजीज। ठीक है, जो भी इन्फेक्शन डिजीज आया आने से पहले हम उसको रोक लेते हैं वैक्सीनेशन करके, या फिर आने के बाद हम उससे बच जाते हैं। समझ आ गई, एक पॉइंट है। अच्छा, सो अब हमने नेक्स्ट डिस्कस करना है कि कौन कौन सी बीमारी ऐसी है जिसके अगेंस्ट वैक्सीनेशन जो है वो करवाई जाती है। ठीक है, सो वो जो बीमारियां होता है, पोलियो के अगेंस्ट वैक्सीनेशन होती है। ठीक है, उसके बाद स्मॉल पॉक्स, मीजल्स, मम्स, ये सारी की सारी डिजीजेज ऐसी हैं जिसके अगेंस्ट हम वैक्सीनेशन करते हैं। कुछ ऐसी डिजीजेज होती हैं, मैंने अभी आपको बताया, जिससे पहले हम बचने के लिए वैक्सीन ले लेते हैं, और कुछ ऐसी डिजीज होती हैं जो हमारी बॉडी पे हमला कर लेती हैं, लेकिन अब उसके हमले को ख़त्म करने के लिए हम फिर वैक्सीन करवाते हैं या वैक्सीनेशन का प्रोसीजर जो है वो करवाते हैं, ताकि हम उस बीमारी से फिर बच जाए, जो भी उसका इफेक्ट है उससे हम फर्दर फ्यूचर में बच सकें। ठीक है, अच्छा, ऐसा है कि अब वैक्सीनेशन की बात करें ना, तो ये होता है कि वंस इन आवर लाइफ टाइम ये हम एक ही वक्त में करवाते हैं वैक्सीनेशन। पोलियो की वैक्सीनेशन एक ही वक्त में करवाते हैं, और उसको करवाने के बाद हमारी बॉडी इम्यून हो जाती है, बच जाती है, या फिर आप कह सकते हैं उस डिजीज से लड़ने के लिए सारी जिंदगी तैयार रहती है। ठीक है, फ्यूचर लाइफ। तो वो यही कह रहे हैं कि वैक्सीनेशन की बात करें, ये एक ऐसी इम्यूनिटी की टाइप है जिसको करना हमने सिर्फ एक बार, मतलब प्रोसीजर एक बार लेना है, लेकिन उसका इफेक्ट ये है कि उस एक बार प्रोसीजर के बाद हम उस स्पेसिफिक बीमारी से सारी जिंदगी बच सकते हैं। समझ आ गई, कितना ही अच्छा है ये।
अच्छा, उसके बाद अब हमें डिस्कस करना है टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी। टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी की बात करें, दो किस्म की होती हैं, एक्टिव इम्यूनिटी, पैसिव इम्यूनिटी। अब बेसिकली हमने काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस करनी है। अब आपको पता है कि कुछ इम्यूनिटी जो है वो हम इंजेक्शन दे के, मतलब कि दवाई को अंदर एंटर करके, वैक्सीन को अंदर एंटर करके लेते हैं, जो कि हमने पीछे भी डिटेल से पढ़ा। कुछ ऐसी होती हैं बेसिकली जिसमें हम क्या करते हैं कि कुछ बाय बर्थ होती हैं, ठीक है, या फिर हम कहते हैं कुछ ऐसी डिजीज़ की हम कह सकते हैं अगेंस्ट हम इम्यून होते हैं, वो मदर फीड से हो सकता है, ठीक है। जब बेबी मदर फीड करता है तब भी काफ़ी सारी डिजीज़ से बच जाता है, क्योंकि काफ़ी सारी डिजीज़ से वो मदर फीड जो होता है वो उसको इम्यून कर देता है, ठीक है। इसी तरह हम कहेंगे कि हमारी बॉडी के अंदर भी कुछ डिफेंसिव मैकेनिज्म होता है, या हमारी बॉडी के अंदर भी एंटीबॉडीज होती हैं जो कि हमारी बॉडी को उस डिजीज से बचाती हैं, ठीक है। सो कुछ एक्टिव इम्यूनिटी होती है, कुछ पैसिव इम्यूनिटी होती है। इसकी अब हम टाइप्स दे लेते हैं। जितनी भी मैंने आपको बात बताई, मदर फीड से इम्यून होना, या फिर हम कहेंगे एंटीबॉडीज़, या बॉडी के अंदर ही जो एक सिस्टम मौजूद है उसको इस्तेमाल करते हुए डिजीज़ से इम्यून होना, या फिर दोबारा हम कहेंगे कि बाहर से मेडिसन, वो गोलियों की शक्ल में हो सकती है, वो इंजेक्शन की शक्ल में हो सकती है, वैक्सीनेशन की शक्ल में हो सकती है, ठीक है, करने के बाद बॉडी जो है वो उस डिजीज़ से बच जाती है, ठीक है। तो काफ़ी सारी टाइप्स हैं, वो हमने वन बाय वन डिस्कस करनी है। सबसे पहले आती है एक्टिव इम्यूनिटी। एक्टिव इम्यूनिटी की बात करें तो इसकी खासियत ये होती है कि ये है तो स्लो, ठीक है, मतलब कि ये होती स्लो है, लेकिन इसका इफेक्ट जो है वो लॉन्ग लास्टिंग है, मतलब कि सारी ज़िंदगी के लिए। मतलब ये जो इम्यूनिटी है ना, ये थोड़ी देर में असर पकड़ती है, लेकिन जब पकड़ लेती है तो ये सारी ज़िंदगी रहती है। जैसे मैंने आपको कहा कि कुछ ऐसी डिजीज़ हैं जब आप वैक्सीनेशन करवा लेते हैं तो आपको सारी ज़िंदगी फिर ज़रूरत नहीं पड़ती दोबारा उस डिजीज़ के खिलाफ वैक्सीनेशन करवाने के लिए, ठीक है। ये जो एक्टिव इम्यूनिटी है ये स्लो तो है, ग्रेजुअल, लेकिन ये लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट रखती है, ठीक है। अब एक्टिव इम्यूनिटी की भी आगे दो टाइप्स हैं, ठीक है। सबसे पहले है आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी, और दूसरी हम देखेंगे नेचुरली एक्टिव इम्यूनिटी, ठीक है। सो आर्टिफिशियल और नेचुरल में क्या डिफरेंस है वो हम डिस्कस करते हैं। आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी की बात करनी है अब हमने। आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी बेसिकली ये वो, इसमें बेसिकली वैक्सीनेशन आ जाती है, ठीक है। आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी ही वैक्सीनेशन है, जो मैंने पहले आपको प्रोसीजर समझाया ना, अब उस प्रोसीजर को हमने इम्प्लीमेंट करना है इसमें, ठीक है। अच्छा, इसका मतलब ये वैक्सीनेशन ही होती है जिसमें हम वैक्सीन को यूज़ करते हैं, और वो वैक्सीन जो है वो बॉडी में आने के बाद एंटीबॉडीज़ को प्रोड्यूस करती है, और एंटीबॉडीज़ को प्रोड्यूस करने के बाद वो उस स्पेसिफिक जो पैथोजन होता है जो कि एक खास डिजीज़ के लिए स्पेसिफिक माना जाता है, वो उसको किल कर देते हैं। तो मतलब आर्टिफिशियली जब हम बाहर से इंजेक्ट कर रहे हैं उसको हम कहते हैं कि आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी, ठीक है। चलिए अब हम इन पॉइंट्स को समझते हैं। ऐसा है कि कहते हैं कि बेसिकली वैक्सीन को इस्तेमाल किया जाता है इस प्रोसीजर में। वैक्सीन इस्तेमाल हुई, जैसे ही हमारी बॉडी में बाहर से वैक्सीन डाली जाती है, उसका काम ही होता है कि वो हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज़ को प्रोड्यूस करने के लिए स्टिमुलेट करती है, मतलब एंटीबॉडीज़ की प्रोडक्शन करती है। आसान कर दूँ तो जैसे ही वैक्सीन हमारी बॉडी में एंटर हुई, एंटीबॉडीज़ को प्रोड्यूस किया, और एंटीबॉडीज़ जो है वो इनको एंटीजन से तो इतनी दुश्मनी कि जहाँ ये एंटीजन को देखते हैं उनको किल कर देते हैं, ठीक है। तो इनका काम यही है कि जैसे एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होंगी वो क्या करेंगी, वो बॉडी को इम्यून कर देंगी अगेंस्ट द डिजीज या फिर इन्फेक्शन, वो इन्फेक्शन जो कि एक स्पेसिफिक एंटीजन के जिम्मे लगा था कि भाई तू जा और इस बॉडी में ये डिजीज की वजह बन, ये इन्फेक्शन की वजह बन, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, एंटीबॉडीज ने उस स्पेसिफिक डिजीज को कॉज करने के लिए उस पैथोजन को पकड़ा और किल कर दिया। अब क्या हुआ, हमारी बॉडी इम्यून हो गई। अब उसको कहते हैं एक्टिव इम्यूनिटी, और ये आर्टिफिशियली बाहर से हम वैक्सीन ऐड कर रहे हैं तब हमारी बॉडी ने रिस्पॉन्स दिया, तो हम इसको आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी बोलते हैं। समझ आ गई। अच्छा, वो ये कह रहे हैं कि एक्टिव इम्यूनिटी जो है वो आर्टिफिशियली दी जा रही है बॉडी में, जिसकी वजह से एंटीजन की डेथ हो रही है, इसी वजह से हम इसको आर्टिफिशियली इंड्यूस्ड एक्टिव इम्यूनिटी बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने डिस्कस करना है नेचुरली एक्टिव इम्यूनिटी। अच्छा, नेचुरली एक्टिव इम्यूनिटी जो है वो उसमें ये होता है कि हमारी बॉडी खुद ही एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करती है, और खुद ही प्रोड्यूस करने के बाद बाहर से आए हुए एंटीजन को किल करती है। अब ये क्योंकि एक्टिव इम्यूनिटी की ही दो टाइप्स हैं, ठीक है, जिसमें हमने आर्टिफिशियल और नेचुरली डिस्कस करना है। आर्टिफिशियल में बेसिकली बाहर से वैक्सीन आई और उन्होंने एंटीबॉडीज़ की प्रोडक्शन की और फिर वो किल किया एंटीजन्स, ठीक है। लेकिन जो नेचुरली है ना एक्टिव इम्यूनिटी, वो ये होती है कि हमारी बॉडी ने जैसे ही बाहर से आए हुए पैथोजेंस को रिकग्नाइज किया, करने के बाद हमारी बॉडी के अंदर खुद ही एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होना शुरू कर दिए। हमें बाहर से वैक्सीन को अंदर डाल के हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज़ की प्रोडक्शन करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। हमारी बॉडीज़ ने खुद ही एंटीजन्स को देखने
के बाद एंटीबॉडीज़ को प्रोड्यूस किया, तो नेचुरली बॉडी में प्रोड्यूस हुए, बाहर से हमने कोई छेड़छाड़ नहीं की, पंगा नहीं किया, तो इसको नेचुरली बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि व्हेन अ पर्सन इज एक्सपोज्ड, जैसे ही उसको इन्फेक्शन होता है या एंटीजन ऐड होता है उसकी बॉडी में, वो बीमार होता है, और बीमार होने के बाद वो बहुत सारे केसेस में सर्वाइव कर जाता है। क्यों सर्वाइव करता है? क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर भी एक डॉक्टर मौजूद है। अब आप देख सकते हैं कि बहुत सारे बच्चे जो हैं वो बाहर से ऐसी गंदी मंदी चीज़ें खा रहे होते हैं जिसमें मिट्टी पड़ी होती है, बहुत सारे खुली चीज़ें पड़ी होती हैं, डस्ट भी उस पर जा रही होती है, ज़ाहिर है बैक्टीरिया भी होते हैं उस खुराक में, जो है वो वायरस भी होते हैं। अब क्या करते हैं, बच्चे खा लेते हैं। सवाल पैदा होता है, अब इस तरह की जो गलियों और सड़कों पे जो खुराक मिल रही होती है, जो फूड आइटम्स मिल रही होती हैं, जो कि ढांपी भी नहीं होती उन्होंने, तो वो बॉडी में जाने के बाद बीमारी क्यों नहीं बनती, हर वक्त क्यों नहीं बंदा बीमार रहता? वो इसलिए क्योंकि मैंने कहा कि हमारी बॉडी के अंदर भी अल्लाह ताला ने एक डॉक्टर बनाया हुआ है। वो जो अंदर ही डॉक्टर है ना, वो खुद ही थोड़ी बहुत जो है वो चीज़ों को फिक्स करता रहता है, वो थोड़ी बहुत बीमारियों से खुद ही लड़ता रहता है। अब सवाल पैदा होता है कि आपके माइंड में आएगा कि मैम अगर हमारी बॉडी में ही डॉक्टर मौजूद है तो हमें डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत क्यों है? ऐसा है कि जो हमारा डॉक्टर है ना, वो काबिल तो है लेकिन इतना काबिल नहीं है कि वो हर किस्म के इन्फेक्शन से लड़ सके। इसका मतलब कि इनिशियल हद तक जो एक फ़ाइट होती है ना, वो हमारे डॉक्टर खुद ही कवर कर लेता है। जो इनिशियल हद तक इन्फेक्शन होता है वो क्योर कर लेता है, हाँ। लेकिन अगर वो काम उसके बस से बाहर निकल जाए, उसकी पहुँच से बाहर निकल जाए, तब वो बेचारा डॉक्टर किसी और डॉक्टर को रेफ़र करता है, भी आप गली मोहल्ले के फलाने डॉक्टर के पास चले जाए, मेरे बस की बात नहीं है, ठीक है। तो क्या होता है कि वो डॉक्टर, वो बेसिकली हमारी बॉडी के खुद का इम्यून सिस्टम है जो कि इम्यूनिटी प्रोड्यूस करती है, क्योंकि उन्होंने एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस की, एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस हुई, एंटीजन को किल कर दिया और हमारी बॉडी जो है इम्यून होगी। तो ये इसको हम ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स भी बोलते हैं, खुद ही ऑटोमेटिक, हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ी, बाहर से एंटीजन आया, हमें पता ही नहीं लगा, बीमार भी नहीं हुए, क्योंकि ऑटोमेटिकली हमारे इम्यून रिस्पॉन्स प्रोड्यूस हुए, इम्यून सिस्टम ने एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस की, मार दिया, खत्म हो गई। एक्टिव इम्यूनिटी पढ़ ली। अब हमने पढ़ना है पैसिव इम्यूनिटी, और पैसिव इम्यूनिटी की बात करें तो पैसिव इम्यूनिटी भी बेसिकली दो किस्म की होती है, आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी और दूसरा आता है जी नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी। अब जो आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी है ना, इसमें बेसिकली हम क्या करते हैं, आर्टिफिशियल, अगेन नाम से समझ आ गया कि बाहर से हम कुछ ऐसी चीज़ ऐड करेंगे जो हमारी बॉडी के अंदर बाहर से आने वाले एंटीजन जो है वो उसको किल करते हैं। मतलब एंटीजन भी बाहर से आए और एंटीबॉडीज़ भी हम बाहर से ले रहे हैं, ठीक है। तो उस किस्म की हम जो इम्यूनिटी होती है उसको आर्टिफिशियल बोलते हैं पैसिव इम्यूनिटी, जिसमें हम बेसिकली इंजेक्शन लगाते हैं, किसका, एंटी सीरम का इंजेक्शन लगाते हैं। तो मैं आपको एंटी सीरम बताऊं तो वो ये होता है कि ये बेसिकली सीरम होता है जिसके अंदर एंटीबॉडीज़ मौजूद होती है। तो हम बाहर से एंटीबॉडीज़ ऐड करें, बॉडी की एंटीबॉडीज़ नहीं तैयार हुई, हमने बाहर से एंटीबॉडीज़ डाली और बाहर से आने वाली एंटीबॉडीज़ ज़ाहिर है पैथोजेंस को किल कर देंगी, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है जी नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी। मतलब कि अब इसमें नेचुरल है तो नेचुरली मतलब बॉडी के अंदर कुछ होगा, ठीक है। इसमें ना बेसिकली मदर जो कोलोस्ट्रम है ना, उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। जो बच्चा इनिशियल टाइम पे जो मदर फीड कर रहा होता है ना, वो जो इनिशियल स्टेज का मदर मिल्क जो बच्चे के अंदर जाता है ना, वो ऐसा आप कह सकते हैं इम्यूनिटी डेवलप करता है अंदर बॉडी में जाने के बाद कि बहुत सारी बीमारियों के लिए तो वो ऑटोमेटिकली तैयार हो जाता है बच्चा, ठीक है। उसको कहते हैं कि वो नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी होती है, जिसमें मदर का जो फीड है, जो मदर मिल्क है, जो ब्रेस्ट मिल्क है, वो हमारी बॉडी के अंदर जाने के बाद बॉडी के लड़ने के लिए बॉडी को तैयार करता है, उसको हम कहते हैं नेचुरल है, ठीक है। हम बाहर से लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी, हमने क्या किया, हमने अंदर ही उसको तैयार कर लिया। और वो अंदर कैसे तैयार हुआ, वो मिल्क जब बच्चे के अंदर बॉडी में जाता है, अब आप कहेंगे मिल्क तो बाहर से आता है, तो मिल्क बाहर से आने के बाद बॉडी में ही रहता है ना, वो बेसिकली कोलेस्ट्रॉल जो है वो बच्चे के अंदर एक बार आने के बाद जो मदर फीड वो करता है वो सारी ज़िंदगी उसके अंदर रहता है, और वो सारी ज़िंदगी रहने के बाद उसको इनिशियल हद तक इम्यून करता है डिजीज़ से, ठीक है। अब हमने स्टार्ट करना है डिटेल समझना, वो ये है कि पैसिव इम्यूनिटी की क्या डिटेल है। पैसिव इम्यूनिटी में मैंने आपको बताया कि इसमें बेसिकली हम क्या करते हैं कि सीरम को ऐड करते हैं हमारी बॉडी में, मतलब इंजेक्ट करते हैं इंजेक्शन की शक्ल में, जिसमें एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होती है। अब हमारी बॉडी नहीं प्रोड्यूस कर रही, हम बाहर से बनी बनाई एंटीबॉडीज़ को ऐड करें, ठीक है। अच्छा, किसमें है ना इम्यूनिटी की, किसी में हमारी बॉडी खुद बना रही है, किसी में हम वैक्सीन डाल रहे हैं और वैक्सीन डालने के बाद बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस हो रही है, और कुछ में क्या कर रहे हैं कि हम एंटीबॉडीज़ बाहर से ही ऐड कर रहे हैं, समझे। तो काफ़ी सारी ये आप डिफरेंसेस समझें इम्यूनिटी की, यही तो टाइप्स हैं इम्यूनिटी की, मुख्तलिफ किस्म से हम हो इम्यून ही रहे हैं, ठीक है। अच्छा जी, खैर
अब क्या हो रहा है कि ये बेसिकली ऐसी है जिसमें हम क्या करते हैं कि हम एंटी सीरम ऐड करते हैं, और उस एंटी सीरम को एंटी सीरा भी बोलते हैं, ठीक है। तो एंटी सीरा जैसे ही हमने इंजेक्ट किया, इंजेक्ट करने के बाद हम मतलब कि हमने पैसिवली मतलब बाहर से ही हमने एंटीबॉडीज बॉडी में ऐड कर दी, और जैसे ही वो बाहर से एंटीबॉडीज ऐड हुए उन्होंने एंटीजन्स को रिकॉग्नाइज करने के बाद एंटीजन्स को किल कर दिया, और जैसे वो एंटीजन्स को किल करेंगे, अब वो एंटीजन जिसने स्पेसिफिकली आके स्पेसिफिक डिजीज की वजह बननी थी, हम उस स्पेसिफिक डिजीज से इम्यून हो जाते हैं। इसको हम कहते हैं पैसिव इम्यूनिटी, ठीक है। सो ये मैंने आपको डिफरेंसेस भी बता दिया। नेक्स्ट हमने डिस्कस करना है पैसिव इम्यूनिटी के एक और पॉइंट को, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो ये कि जो पैसिव इम्यूनिटी है ना, ये इमीडिएट तो हो जाते हैं लेकिन लॉन्ग लास्टिंग नहीं है, ये आप याद रखिएगा। इसलिए क्योंकि मैंने आपको एक्टिव इम्यूनिटी में कहा था कि एक्टिव इम्यूनिटी स्लो तो होती है लेकिन लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट रखती है, मतलब कि जो वैक्सीन है वो बॉडी में जाने के बाद टाइम लेती है, ठीक है, लेकिन वो जैसे ही टाइम लेती है, तैयार होती है, उसके बाद वो उस डिजीज को सारी जिंदगी नहीं होने देती बॉडी में, ठीक है। अब पैसिव इम्यूनिटी की बात करें, हो तो बहुत जल्दी जाती है। आपने जैसे ही इंजेक्शन लिया एंटी सीरम का, इंजेक्शन लेने के बाद फौरन ही विदिन आप कह सकते हैं विदिन आवर, ठीक है, कुछ घंटों में विदिन मिनट्स क्या होता है कि हम उस इन्फेक्शन से बच जाते हैं, ठीक है। तो ये लॉन्ग लास्टिंग नहीं होता है क्योंकि वक्ती तौर पे हम उस बीमारी से बच जाते हैं, लेकिन दोबारा भी हमें वो इफेक्ट हो सकते हैं। जैसे कि आसान कर दूं कि हम अगर एक बच्चे को बुखार होता है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इंजेक्शन लगाते हैं, इंजेक्शन लगाने के बाद कुछ टाइम के बाद वो बुखार से बच जाता है, लेकिन क्या उस एक बार इंजेक्शन लेने के बाद सारी ज़िंदगी उसको बुखार नहीं होता? नहीं, हो जाता है। इसका मतलब कि ये जो इम्यूनिटी हम डेवलप करते हैं ना, ये वक्ती होती है, लॉन्ग लास्टिंग नहीं होती। वो डिजीज इस पर दोबारा, वो इन्फेक्शन उस पर दोबारा इफेक्ट कर सकता है। सो कहते हैं कि लेकिन ये टाइम नहीं लेता, नो टाइम, क्योंकि टाइम लेने की वजह ही नहीं है, बाहर से ही हमने एंटीबॉडीज प्रोड्यूस कर दी। कहाँ हमारी बॉडी ने खुद प्रोड्यूस करनी थी, ठीक है, कहाँ हम बनी बनाई बाहर से ले रहे, तो ये बहुत जल्दी आप कह सकते हैं कि इफेक्ट शो करती हैं। तो ये कोई टाइम नहीं लेती, नो टाइम, ठीक है। हाँ, लेकिन ये है कि इसका एक इफेक्ट यही है, मैंने आपको कहा कि लॉन्ग लास्टिंग नहीं होता। क्यों लॉन्ग लास्टिंग नहीं होता? क्योंकि अब देखिए ना, हमारी बॉडी में अगर हम बाहर से एंटीबॉडीज ले रहे हैं, या तो हम बाहर के वो बाल्टियाँ भर के इंजेक्शन अपनी बॉडी में इंजेक्ट करेंगे, भाई सारी ज़िंदगी के लिए हम स्टोर कर लें अपनी बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज़ के, सारी ज़िंदगी हमें ना बुखार हो ना कोई इन्फेक्शन हो। ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि हम लिमिटेड अमाउंट में एंटीबॉडीज लेते हैं, और वो लिमिटेड अमाउंट, लेट सपोज, बस जस्ट फनी एग्जांपल दे रही हूँ, लेकिन लेट सपोज कि बाहर से 10 जो है वो एंटीजन्स ऐड हुए, और 10 एंटीजन्स ने ऐड होने के बाद हमारी बॉडी में बुखार करना था, इन्फेक्शन करना था, फ्लू करना था, ठीक है, नज़ला जुकाम खांसी करना था। अब 10 बाहर से एंटीजन्स आए, हमने क्या किया, हमने इंजेक्शन इंसर्ट किया उस बॉडी में जिसको बुखार था, ही हमने इंजेक्शन इंसर्ट किया ना उस बॉडी में जिसको बुखार था, हमने क्या किया, हमने उस बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज भेज दी। और कितनी एंटीबॉडीज भेजी? 10 एंटीबॉडीज भेजी, ठीक है। तो अब बाहर से आए हुए 10 एंटीजन को मारने के लिए 10 एंटीबॉडीज हमने इंजेक्शन की शक्ल में डाल दिए। अब आप सोचें खुद ही कि ये 10 जो एंटीबॉडीज हैं वो एक एक करके पकड़ेंगे एंटीजन्स को, ठीक है, और एक एक करके पकड़ा और मार गए। इसका मतलब इनका इफेक्ट वक्ती है। अब दोबारा जब एंटीजन्स आए या बाहर से पैथोजेंस आए जिन्होंने दोबारा नज़ला बुखार और ज़ुकाम करना था, तो वो पहले जो हमने एक छोटी सी डोज इंजेक्शन की शक्ल में बॉडी में दी थी, वो 10 एंटीबॉडीज़ तो कब के मार खप गए, वो नहीं फिर दोबारा उसको किल कर सकते। तो इसका मतलब कि इसका वक्ती इफेक्ट होता है, ये सफिशेंट लेवल ऑफ एंटीबॉडीज़ नहीं होते जो कि हमें सारी ज़िंदगी के लिए उस इन्फेक्शन से बचा सकें। ये आप समझें, क्योंकि जितने हम एंटीबॉडीज़ वक्ती ले रहे होते हैं उसका असर या वो ख़त्म हो जाते हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम, तो दोबारा हमें वो इफेक्ट कर सकते हैं। नीचे मैंने बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन मेंशन किया है कि डिफरेंस बिटवीन एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, और खपने की ज़रूरत नहीं, भाई बड़ी बनाई खीर आपको मिल गई, बस आपने उठाना है और उसको छाप देना है पेपर में, और बहुत अच्छे नंबर लेने और आके मुझे दुआएं देनी है कमेंट सेक्शन में, ठीक है। चलो जी, लास्ट में हमने पॉइंट डिस्कस करना है, दैट इज़ यूज़ ऑफ पैसिव इम्यूनिटी। कैसे हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ये कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल है। मैंने अभी आपको बताया, एक तो मैंने आपको बता दिया बुखार के लिए, वो तो एक आसान सी एग्जांपल होगी, लेकिन वो कह रहे हैं कि जो पैसिव इम्यूनिटी होती है, जो पैसिव इम्यूनाइजेशन होती है, ये बेसिकली हम जिस इन्फेक्शन के लिए हम लेते हैं, कुछ एग्जांपल्स यहाँ मेंशन है जैसे कि टेटनस। अब टेटनस जो है उसका इफेक्ट वक्ती हम कर सकते हैं, टेटनस का हमला हमें दोबारा भी हो सकता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमने कहा जी हेपेटाइटिस हो गया, उसके बाद रेबीज हो गई, आपको पता है पागल कुत्ते के काटने से होता है, ठीक है, तो ये भी वक्ती होता है, दोबारा भी इफेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। सो स्नेक बाइट हो गया, वेनॉम, ठीक है।
हमने यही एग्जांपल ली हुई है स्नेक बाइट की, कि जब आपको सांप काटता है, ठीक है, सांप काटता है तो आपको पता है जहर आपकी बॉडी में आ गया। अब जहर आपकी बॉडी में आ गया, हम क्या करते हैं, हम इंजेक्शन लगाते हैं। लेट सपोज इंजेक्शन लगाया, हम क्या करते हैं, हम एंटीबॉडीज बॉडी में भेजते हैं ताकि हम उस सांप के जहर से बच सकें। अब सांप का जहर अंदर आया, हमने बाहर से एंटीबॉडीज भेजी। एंटीबॉडीज का काम ही ये होता है कि वो एंटीटॉक्सिन्स प्रोड्यूस करते हैं, और एंटीटॉक्सिन्स जाहिर है वो ख़त्म कर देती हैं उस टॉक्सिन के इफेक्ट को, मतलब जो विनोम जो जहर एंटर किया उस जहर को एंटीबॉडीज ख़त्म कर देती हैं। जैसे ही जहर को ख़त्म कर देंगी तो सांप का काटा हुआ भी इंसान हम बचा लेते हैं, ठीक है। ये टाइम लिमिट होती है कि जल्दी बचा लें, उसका इफेक्ट ना बढ़ जाए। लेकिन सवाल ये पैदा होता है क्योंकि ये पैसिव इम्यूनिटी तो ये वक्ती है। मैंने आपको कहा एक्टिव इम्यूनिटी जो है वो स्लो होती है, लेकिन उसका इफेक्ट लॉन्ग टाइम है। हमें पोलियो की बार बार वैक्सीनेशन नहीं करवानी पड़ती, ठीक है। हमें बहुत सारी ऐसी डिजीजेज हैं जिसको हम अगर एक बार वैक्सीनेशन ले लें हमें सारी ज़िंदगी उसकी ज़रूरत नहीं होती। लेकिन पैसिव इम्यूनिटी का वक्त ही होता है, अगर एक बार सांप ने काटा, हमने एंटीबॉडीज ली, हम बच गए। लेकिन कुछ अरसे बाद अगर हम दोबारा हमें सांप ने काटा तो हम कहेंगे नहीं, क्या ज़रूरत है हमें इंजेक्शन लगवाने की, एंटीबॉडीज़ बॉडी में भेजने की। भाई ठीक है, हमने वो 2-3 साल पहले जब मुझे सांप ने काटा तो मैंने एंटीबॉडीज़ ले ही ली थी, मैं अब भी बच जाऊँगा। तो वो ये इस एक्सपेरिमेंट में वो अल्लाह को प्यारा हो जाएगा, ठीक है। मैंने आपको पहले बता दिया कि क्या 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 बीमारियाँ जो है वो पैसी ना, हमें दोबारा उसके लिए जो है वो डॉक्टर को विजिट करना पड़ेगा। दिस इज़ इट, यही था हमारा आज का लेक्चर। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आई होगी। सो एट द एंड थोड़ा सा मेरे लिए इमोशनल मूवमेंट ये था कि ये तकरीबन मेरे 1 से 1.5 साल की जर्नी है जहाँ से मैंने ये बुक को स्टार्ट किया था, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा मोटिव यही था कि मैं इस बुक को कंप्लीट करूँ, बच्चों के लिए आसान करूँ। मैंने फ़नी वे में भी आपके साथ लेक्चर्स को शेयर किया, मैंने अंदाज़ कुछ इस तरह का बनाया कि आपको बहुत आसान लगे, बायोलॉजी आपको लगे कि हलवा है, ठीक है। सो मैंने कोशिश की, आई होप मैं इस एफ़र्ट का अल्लाह से अजर पाऊँ और मैं आपके लिए कुछ थोड़ी सी आसानी की वजह बनी हूँ तो मुझे बहुत खुशी होगी। एनीवेज़, अगर आपको मेरे पढ़ाने के मेथड की समझ आई तो अप्रिशिएट ज़रूर कीजिएगा, उससे मुझे मोटिवेशन मिलती है। इंशाल्लाह ये बुक तो ख़त्म होगी है, अगर आप मुझे मोटिवेट करेंगे तो मैं ज़रूर नेक्स्ट जो है वो इंशाल्लाह इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पे लेक्चर जो है वो इस चैनल के थ्रू आपके साथ शेयर करती जाऊँगी। बुक तो ख़त्म होगी, आपने बस ये ज़रूर करना है कि आपने मुझे आइडियाज़ देने हैं कि मैं किस किस टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ, ठीक है। सो ये हमारा जो कनेक्शन है वो इंशाल्लाह फिर जुड़ा रहेगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है वो इस चैप्टर रिलेटेड मैं आपके साथ लास्ट MCQs लेक्चर वीडियो शेयर करूँगी। उसके बाद ये हमारी FSC की बुक ख़त्म हो जाएगी, उसके बाद मैं इस चैनल पे अपलोड करने के लिए कुछ और सोचूंगी जो कि अगेन आपके लिए हेल्पफुल होगा। सो नेक्स्ट तक मुझे दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा, मैं भी आप सबको दुआओं में याद रखूँगी। खुश रहें, आबाद रहें, मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।